नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अखिलेश तिवारी और आज मैं आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के एक विशेष चैप्टर बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोला जाता है, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, जिससे हर बात समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं बेटा, ये बिलियन क्या होता है ना। बिलियन क्या होता है, पहले इसी के बारे में जानिए। जैसे अगर आपको द्रव दिया जाए, पानी दिया जाए, तो साधारण द्रव कहलाता है। लेकिन उसी में थोड़े कुछ पदार्थ जैसे चीनी मिला दिया जाए, थोड़ा नींबू डाल दिया जाए, नमक डाल दिया जाए, तो इन सब को मिलाने से जो घोल हमारा प्राप्त होता है वही क्या होता है, बिलियन होता है। ठीक है। जब दो या दो से अधिक समांग पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो उनसे जो अवक्षेप प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई पात्र है। इस पात्र में जल, चीनी, नमक, नींबू, इतनी मात्रा मिलाई गई है। ठीक। और इतनी मात्रा मिला देने पर इसका नाम बदल गया, क्या नाम रख दिया गया, बिलियन। ठीक। यानी दो या दो से अधिक, चाहे दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, अकेला नहीं होना चाहिए। दो या दो से अधिक समांग पदार्थों को एक साथ मिलाने पर जो अवक्षेप प्राप्त होता है वही अवक्षेप क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। अब इसी बिलियन से कुछ मिलता जुलता आपको टॉपिक दिया जा रहा है, विलेय पदार्थ और विलायक। विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ। अब पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं दोनों होते क्या है। ठीक। विलेय पदार्थ क्या होते हैं, विलायक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए पॉइंट तो यहीं से आया हुआ है, बिलियन से भी, क्योंकि इसी बिलियन में ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको मिलाया जाता है वो विलायक बन जाता है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को मिला लेते हैं उनको विलेय कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, विलेय क्या होते हैं। विलेय वैसे भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, घुल जाना। विलेय मीन्स क्या होता है, घुल जाना। मतलब जो पदार्थ किसी दूसरे के अंदर घुल करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जो पदार्थ किसी दूसरे के अंदर घुलकर मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसके लिए जैसे देखिए, चीनी या नमक ले लीजिए। चीनी को जल में डाल देने पर चीनी जल में विलेय हो जाती है, घुल जाती है, और फिर आप चीनी का कण कहीं ढूंढने पर नहीं पाओगे। उसी प्रकार से सेम नमक होता है। नमक को भी जल में मिला देने से ये विलेय हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे के अंदर समाहित हो जाएं और अपने अस्तित्व को मिटा दें या समाप्त कर दें वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। अब आते हैं विलायक की तरफ। विलायक पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। विलायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। विलायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे अन्य पदार्थों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और अपने अस्तित्व को बरकरार बनाए रखते हैं। ठीक। जैसे जल है। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप चाहे चीनी घोल देंगे, अगर इसमें चीनी ऐड कर दिए तो भी ये जल की तरह ही रहेगा। ठीक। अगर जल में नमक ऐड कर दिए तो भी ये जल की तरह ही रहेगा। ठीक। तो जो जल है यानी पानी, ये अपना अस्तित्व नहीं जाने देता है,
तो इसको इसीलिए विलायक कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि विलायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे अन्य पदार्थों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और अपने अस्तित्व को बरकरार बनाए रखते हैं, उन्हीं को विलायक कहा जाता है। और विलेय वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं और अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण भी आपके सामने आ गया है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस पे न्यूमेरिकल भी पुटअप होता है, इसलिए इसके विषय में हम विशेष जानकारी ले लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी विलायक अणु का 100 ग्राम में जो विलेय अणु का भार होता है वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम यहाँ उदाहरण पे यहीं से परिभाषा भी दिखा दे रहे हैं। विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान का अनुपात जो होता है और उसमें 100 से गुणा करा देने पर द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के अनुपात का परसेंट क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, और इसी से आपको परिभाषा भी बना दिया जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र के माध्यम से आप परिभाषा भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। बस बात क्या लगाना है आगे, द्रव्यमान प्रतिशत हेडिंग पड़ेगी, परिभाषा आप बनाएंगे, विलेय का द्रव्यमान तथा विलायक के द्रव्यमान के अनुपात का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, यही इतना पॉइंट लिखना है, इसको फट से नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका आयतन प्रतिशत। ठीक, आयतन प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, किसी भी लिक्विड का आयतन ज्ञात करने के लिए, उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र बनता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की अगर परिभाषा बतानी हो आपको तो यहीं से परिभाषा भी बना सकते हैं। विलेय का आयतन और विलयन का आयतन का अनुपात का प्रतिशत जो होता है वही विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं? विलेय का आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात का प्रतिशत, क्योंकि यहाँ 100 लगा हुआ है ना, इसका मतलब प्रतिशत है, तो पहले इसका और इसका अनुपात बोलिए, का प्रतिशत ये कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसको आप नोट कर लीजिए और परिभाषा नोट कर लीजिएगा। अगला स्टेप है आपका मोलरता। इसके विषय में जानते हैं मोलरता क्या चीज होती है। तो विलेय के मोलों की संख्या, अब यहाँ मोल शब्द आया हुआ है क्योंकि किसी भी विलेय पदार्थ में हम देखते हैं सब में अणु जरूर पाए जाते हैं, तो वही उसके मोल होते हैं। ठीक है, यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ जो घुल रहा है उसमें मोलों की संख्या कितनी है वो चीज मालूम होनी चाहिए, और विलयन का आयतन लीटर में ज्ञात होना चाहिए। यानी मोलरता क्या होती है? परिभाषा, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में के अनुपात को मोलरता कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन के अनुपात को मोलरता कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए फट से। अगला क्वेश्चन है आपका मोलरता। मोलरता से ही संबंधित ये भी है मोलरता। देखिए इसे कैसे बताना है। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोलरता और मोलरता में बस केवल एक पॉइंट का अंतर है, इसमें विलायक का द्रव्यमान आयतन दिया हुआ था लीटर में, और इसमें विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है। बाकी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के द्रव्यमान का अनुपात मोलरता कहलाता है। यहाँ शॉर्टकट फार्मूला इसका m बराबर n/w होता है। m फॉर मोलरता है और n से मोलों की संख्या होती है, और w फॉर विलायक का जो द्रव्यमान है यानी भार ज्ञात करना है, तो भार को w से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका शॉर्टकट फार्मूला m बराबर n/w भी लिखा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, इस चीज को स्थापित करने के लिए आपको यहाँ एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांक भार। यहाँ से बेटा 4 स्टेप का फार्मूला आपका तैयार होगा, उसे क्रम से देख लीजिए कैसे कैसे क्या निकालना है। यदि आपको यहाँ से मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता, तो इसके लिए हमें विलेय का अणुभार पक्षांतर करना होगा नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांक भार
बटे, यही पॉइंट आपका बटे में आ जाएगा, विलेय का अणुभार। यदि मान लीजिए इधर से नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता बराबर लिखेंगे, ये पूरा मैटर लिख लिया जाएगा, बाद में ये वाला पक्षांतर करके बटे में कर दिया जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बटे, यहां से आपका टॉपिक आ जाएगा विलेय का तुल्यांक भार। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये है आपका मोलरता और नॉर्मलता में संबंध है। यहाँ से और भी तो फार्मूला भी बन सकता है। अगर हमें इसका मान निकालना तो ये वाली वैल्यू को पक्षांतर कर दिया जाएगा, और इधर से अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो ये वाली वैल्यू इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा फट से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेस और मैं हूं अखिलेश तिवारी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा हद तक कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखेंगे। आज हम आपके सामने कक्षा 12 की केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर, जिसे ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और देखिएगा वीडियो को अंत तक ध्यान से, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से आपको ये समझाया जाएगा ठोस अवस्था। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर का नाम है आपके ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था होती क्या चीज़ है, ठोस किसे कहा जाता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, एक चित्र हम आपके सामने बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये चित्र है, इसमें कुछ अणु दिखाई दे रहे होंगे आपको। यही है आपका फिगर। इस फिगर में ध्यान से देखिए, आपको देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि ठोस यही होता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोस वास्तव में ठोस ही होता है, क्योंकि ठोस के अणुओं के मध्य जो है अंतरा अणुक आकर्षण बल के द्वारा ये आपस में इतने सघन मात्रा में सटे होते हैं, बंधे होते हैं, कि जिसके वजह से बंद कीजिए तो ठोस वही पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल कम होता है, यानी एक दूसरे से बहुत सघन मात्रा में सटे सटे बंधे होते हैं। इन्हीं को ठोस कहा जाता है। और ठोस कई अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे एक टेस्टर का उदाहरण दिया जाए, टेस्टर एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा होता है, और वो लकड़ी कभी वो पेड़ के रूप में विद्यमान थी, आज उसे काट करके आकार तो छोटा कर दिया गया है, लेकिन वो भी एक ठोस पदार्थ ही माना जाएगा। ठीक है, तो ठोस पदार्थ वही होते हैं बेटा जिनके अणुओं के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होता है और वो आपस में कंपन या घूर्णन या दोलनीय गति करने में असक्षम होते हैं, यानी हिलडुल नहीं सकते हैं आपस में, इसीलिए ठोस सदैव ठोस माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रक्रिया वास्तव में ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनके दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। जिन पदार्थों के फैलने की दीर्घपरास व्यवस्था हो, दीर्घपरास का मतलब उनका कोई रोक छेक ना हो, जितने दूर में चाहे आसानी से फैल सकते हो, उन्हीं को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे
नमक ले लीजिए, नमक पिसा नमक ले लीजिए, उसे उठा करके फेंक दीजिए, तो देखोगे वो जहां तक फैल पाएगा फैल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी वही पदार्थ जो फैलने के लिए या अपना अवस्था चेंज करने के लिए दीर्घ परास हो उनका, उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट ले लिया जाएगा तो अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। अक्रिस्टलीय ठोस यानी इनको प्रसार करने के लिए लघु परास व्यवस्था दी जाए, यानी स्थान कम दिया जाए। जैसे लोहा है, लोहा इसको आप पिघला दीजिए तो पिघल तो जाएगा, बहुत बड़ा लोहा पिघल करके थोड़े में हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्थान नहीं लेगा। जैसे आप लोग जानते होंगे फाइबर को या मोमबत्ती को जब पिघलाते हैं तो मोमबत्ती पिघल करके पानी के रूप में लिक्विड जब तक रहती तब तक प्रसार में रहती है, उसके बाद जैसे ही ठंडी होती है वो एक आकार ले लेती, उसी आकार में शिफ्ट हो जाती, चाहे जहां से उठा करके रख सकते हो, ठीक। तो इन लोगों के प्रसार की जो परास होती है वो लघु होती है, लघु माने कम होती है, ठीक। ये आपका दोनों क्रिस्टल हुआ, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की अवस्था को देखने के बाद यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ये ठोस शब्द आया हुआ था इसकी भी कुछ भौतिक अवस्थाएं थी। उस भौतिक अवस्था के बारे में जान लें कि वो भौतिक अवस्थाएं क्या थी। वास्तव में ठोस को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ये 3 अवस्थाएं थी, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं को हम समझते हैं, ये तीनों अवस्थाएं कैसी होती हैं, कहाँ भी प्राप्त होती हैं। इन तीनों को भी एक छोटे से चित्र के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तीनों अवस्थाएं चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ठोस अवस्था एकदम सेम कंडीशन में दिखाई दे रही होगी। द्रव अवस्था इसकी अपेक्षा कुछ इसके अणु दूरी दूरी पर है, और गैस अवस्था में इन दोनों की अपेक्षा इसके अणु बहुत दूरी दूरी पर पाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी परिभाषा से स्पष्ट करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस कहाँ किसे जाता है। सबसे पहला है ठोस, हमने आपको बता दिया है, यहाँ ठोस अवस्था में ही जिक्र हुआ था इसका। ठोस अवस्था वो होती है जिनके अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है और अणुओं के बीच गति करने के लिए एकदम माध्यम नहीं होता है, ना के बराबर, ठीक। इसीलिए इसे ठोस कहा जाता है। दूसरी बात, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी दूरी पर पाए जाते हैं, इसीलिए द्रव बहता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जैसे ही किसी पदार्थ में या किसी द्रव में या किसी ठोस में अणुओं की बात की जाए तो जब अणु बहुत सटे सटे मात्रा में रहेंगे, बहुत सघन मात्रा में रहेंगे, तो वहां हिलने डुलने के लिए चांस कम होता है। लेकिन जैसे ही अणुओं के बीच में कुछ रिसाव आया, जगह मिली इन्हें, तो तुरंत ही अपने स्थान को परिवर्तन करने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए माना जाता है कि द्रव जो होता है ये ठोस की अपेक्षा कुछ इसके अणु अंतरा अणुक आकर्षण बल से हल्का मुक्त होते हैं, इसीलिए ये गति करते रहते हैं। और इसीलिए आप एक सादा ग्लास लीजिए कांच का और उसमें थोड़ा सा जल ऊपर से डाल दीजिए, तो आप देखोगे कि कांच के ग्लास में नीचे से पानी के छोटे छोटे कण ऊपर की दिशा में आते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव के जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं, इसीलिए पानी हमेशा क्या होता है, बहता रहता है। गैस की बात की जाए तो गैस के जो अणु होते हैं बेटा, ये ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा अधिक दूरी दूरी पर होते हैं, इसीलिए गैस को कभी खुले पात्र में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच इतना ज्यादा दूरी होती है कि अगर ये खुला माध्यम पाते हैं तो तुरंत हवा के साथ घुल मिल जाते हैं और उसे हम पहचान भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको गैस कहा जाता है। और भी शाब्दिक रूप में इनकी परिभाषा आपको 6, 7 या 8 स्टैंडर्ड में आपको बताई गई होगी। ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। और
ये इंटर लेवल का है तो आपको थोड़ा सा उससे हट करके बात करना होगा, इसलिए जो हम बता रहे हैं बस उसी को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यह है आपका दिक्जालक। जालक मीन्स वास्तव में क्या होता है? जाल होता है। क्या होता है? जाल। और जो क्रिस्टलीय जालक आपको द्विजालक के रूप में दिखाया जा रहा है वो भी एक क्रिस्टल की संरचना है, जिसे त्रिविमीय आकृति में बताया गया। आप घन घनाभ पढ़े होंगे, उसी घन घनाभ की आकृति की इसकी संरचना होती है। ये संरचना देख लीजिए, इसी प्रकार से इसकी संरचना बनाई जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, एक घन का निर्माण करते हैं और उसकी त्रिविमीय आकृति लेते हैं। त्रिविमीय आकृति लेने के बाद जितना कटान बिंदु इसका मिलता है सब जगह पे ऐसे बिंदु निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए तो क्रिस्टल में संरचनात्मक एवं घट कणों की जो त्रिविमीय अवस्था होती है, ज्यामिति होती है, उसी को आपका दिक्जालक कहा जाता है। ये वास्तव में जब बनता है तो आपको सादा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके जाल को बांधते जाते हैं तो इसकी आकृति जो है, रचना जो है, थोड़ा टिपिकल दिखाई देने लगती है, जटिल हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उसे हम नंबरिंग करके एक एक नंबर पे समझते हैं। सबसे पहला नंबर, पहला बिंदु आपका जो बता रहा है कि दिक्जालक में जितने बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्येक बिंदु आपके क्रिस्टल के कणों की स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के कणों की स्थिति को दर्शाते हैं। जितने भी बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं पहले पॉइंट में लिखा जाएगा बेटा। दूसरी बात, क्रिस्टलीय जालक की संरचना में जितने भी परिवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने बिंदु बने हुए हैं, सबका परिवेश एक बिंदु के जैसा होता है। यानी कि अगर एक बिंदु का आकार आप ऐसे देख रहे हो तो दूसरे बिंदु का आकार दूसरे तरीके से नहीं होगा, वो भी इसी के जैसा होगा। यानी प्रत्येक बिंदु का संरचना जो बनी हुई, प्रत्येक बिंदु का द्वार जो है वो एक ही जैसा आपको दिखाई देगा। यही आपका दूसरा पॉइंट है। चलिए, तीसरा नंबर है आपका संपूर्ण दिक्जालक। जो पूरा दिक्जालक आपको दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण दिक्जालक कई छोटे छोटे दिक्जालकों का एक समूह होता है। यानी इसमें एक ही दिक्जालक नहीं बने होते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बना ले जाओ उतने दिक्जालक बने होते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं होता है कि एक के दिक्जालक है। जाल का मतलब होता है कई पतले पतले धागों के द्वारा जाल बिना जाता है ना, तो वही तरीके से ये भी जाल जो बिना हुआ है, ये कई छोटे छोटे जालकों को मिला करके एक बड़ा जालक बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? दिक्जालक कहा जाता है।